नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल बातें हिंदी की पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड पीजीटी की परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। पीजीटी हिंदी की एवं उसके प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का स्वरूप आज हम यहाँ देखेंगे। चलिए देखते हैं परीक्षा का स्वरूप। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी, अर्थात कंप्यूटर द्वारा आधारित होगी। सीबीटी परीक्षा ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर आपकी परीक्षा कई शिफ्ट में होती है तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो यहाँ ये क्लियर किया गया है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो नॉर्मलाइज्ड होने के बाद जो अंक आएंगे उसके आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। आगे देखते हैं परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। यह सभी के लिए, जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो सभी के लिए अनिवार्य हैं, सभी के लिए सामान्य एक जैसे हैं। इसके अतिरिक्त जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वह आपका मेरिट बनाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परीक्षा का एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 होगा। मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम। यहाँ मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी, यानी 2 प्रश्न पत्र हमारे होंगे और 3-3 घंटे के होंगे। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो हमारा प्रश्न पत्र 1 होगा, जो कॉमन होगा सभी के लिए, उसमें स्नातक स्तर के प्रश्न ही रहेंगे। और प्रश्न पत्र 2 में प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे, क्योंकि हम पीजीटी के लिए अप्लाई किए हैं तो वहाँ पर जो हमारा विषय का प्रश्न पत्र होगा वह स्नातकोत्तर यानी पीजी के लेवल का प्रश्न होगा। पत्र 1 सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा, ये 100 अंकों का होगा। जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें सामान्य ज्ञान से आधारित प्रश्न होंगे एवं हिंदी भाषा से संबंधित होंगे और इसके अंक 100 निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र 2 जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा, यह 300 अंकों का होगा। जैसे आपने हिंदी से फॉर्म भरा है, हिंदी विषय के लिए पीजीटी का फॉर्म डाला है, तो यहाँ पर यह आपके लिए हिंदी विषय में होगा और यह 300 अंकों का होगा। पत्र 1 की बात कर लेते हैं, सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा। यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान है उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, क्या क्या आपको देखना होगा, ये सारी डिटेल दी गई है। सबसे पहले सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में इसमें प्रश्नों का उद्देश्य उस अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, जिसको हम करंट अफेयर्स कहते हैं, उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। एक चीज़ और कि यहाँ झारखंड विशेष आपको पढ़ना पड़ेगा। झारखंड भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण,
आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना तथा झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी। अर्थात इसके लिए हमें करंट अफेयर्स के साथ जनरल नॉलेज पढ़ना होगा और जो जो टॉपिक इसमें दिया गया उसको विशेष रूप से देखना होगा। साथ में झारखंड की सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके बाद सामान्य विज्ञान में दूसरा जो है वह है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समक्ष एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। अर्थात कि अगर हमने भले ही विज्ञान विषय से पढ़ाई नहीं करी है लेकिन फिर भी हमें जो छोटी मोटी जानकारियाँ विज्ञान की होनी चाहिए उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आएंगे। इसी प्रकार सामान्य गणित भी है सामान्य ज्ञान में। इस विषय में सामान्यतः अंकगणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामितीय, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। अगला है मानसिक क्षमता जांच। मानसिक क्षमता जांच जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सादृश्य समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि। यह हमारे मानसिक क्षमता जांच में पूछा जाएगा। आगे कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, जो कि आजकल सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। इसमें इन्होंने टॉपिक भी दे दिया है कि कंप्यूटर में क्या क्या पूछेंगे। ये कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों में जैसे MS विंडो के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए। झारखंड का साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। फिर प्रथम प्रश्न पत्र में ही आपका हिंदी भाषा ज्ञान भी है। सेकेंड, जैसे एक पार्ट हमारा हो जाएगा सामान्य ज्ञान से और दूसरा हो जाएगा हिंदी भाषा ज्ञान से। यह सभी के लिए कॉमन रहेगा। हिंदी भाषा ज्ञान में हमें आएगा हिंदी भाषा ज्ञान के अधीन हिंदी के अपठित अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे कुछ जानकारी है, इसे देखते हैं। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा, यानी जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है जिसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का ज्ञान पूछा जाएगा, उससे आपकी मेरिट का निर्माण नहीं होगा, वह केवल क्वालिफाई होगा। और आगे जो मेरिट आपकी बनेगी वह मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बनेगी। मुख्य परीक्षा जो आपका सब्जेक्टिव होगा, आपके विषय से होगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न पत्र 1 अर्हक यानी क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह पासिंग है। यह अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारा मुख्य परीक्षा का जो पेपर है, जैसे हमने हिंदी विषय से आपने डाला है, तो वो आपकी तैयारी वहाँ अच्छी है। और अगर प्रथम प्रश्न पत्र में आप थोड़ा सामान्य ही हैं, तो आप अगर यहाँ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप वहाँ पर आपका जो सेकंड पेपर होगा वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए, जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाएगा, उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
अर्थात पहले ही देख लिया जाएगा कि आपको 33% अंक आए हैं कि नहीं। अगर आए हैं तो आगे काम शुरू होगा, यानी अगला प्रश्न पत्र आपका चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए ध्यान रहे 33% अंक लाना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि अभी तक हम लोगों ने देखा सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा के लिए, उसमें आपके स्नातक स्तर का नॉलेज आपको होना चाहिए। तथा प्रश्न पत्र 2 स्नातकोत्तर स्तरीय होगा तथा प्रश्न पत्र 2 में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। जो मेरिट लिस्ट है वो इसी के आधार पर की जाएगी, परंतु यह कि न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। यहाँ पर भी देखिए, पहले में तो आपको 33% अंक लाना है, जिसके लिए आप क्वालिफाई होंगे उसमें, तो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का मूल्यांकन किया जाएगा। दो आपने पेपर देंगे आप, और दूसरे में भी आप कम से कम 50 लाएंगे तो आगे आपको हो सकता है कि मेरिट में आने का मौका मिल जाए। लेकिन ये कहीं से आपकी ये इस बात का संबोधन नहीं है कि ये 50% अंक लाने के बाद आप क्वालिफाई हैं, यह मिनिमम है। बाकी आगे जिस हिसाब से मेरिट जाएगी वैसा होगा, लेकिन इतना आपको लाना है। प्रथम में 33% और द्वितीय पेपर में 50% जरूर लाना है। आगे देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। जो यहाँ पे हमने 50% देखा है, वो यहाँ पे कुछ छूट की जो आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए यह अंक 45% होगा। यह मेधा सूची स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति का आधार होगी। आगे आपकी नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा। यह आपका वस्तुनिष्ठ होगा, जैसा कि होता रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जाति प्रमाण पत्रों की जांच करते हुए +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी। यह आपकी सारी जांच पड़ताल के बाद आपकी नियुक्ति यहाँ पर होगी। इसलिए जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो सही होनी चाहिए। आगे, मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान हैं, अगर इक्वल मार्क्स आते हैं तो मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। यदि दो अभ्यर्थी हैं, दोनों के नंबर एक समान हैं, तो वहाँ पर जिसका डेट ऑफ बर्थ यानी जिसकी उम्र ज़्यादा है उसे ही वरीयता दी जाएगी, तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में जिस विषय में नियुक्ति होनी है, स्नातकोत्तर की परीक्षा में उस विषय में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। इतनी बातें कि यदि दो व्यक्ति हैं, दोनों एक समान नंबर भी पाए हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी एकदम बराबर है, तो ऐसे में क्या करेंगे ये लोग कि जो आपका जिस विषय से आप परीक्षा दे रहे हैं, जिससे आपने पीजी किया है, उसका नंबर देखा जाएगा, उसमें जिसने अधिक पाया होगा उसकी नियुक्ति होगी। अगला है, मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा। यदि आप अनारक्षित वर्ग में हैं, लेकिन यदि आप अनारक्षित पद के लिए तैयार हैं, आपको किसी प्रकार का आरक्षण मिल रहा है, लेकिन आपने क्वालिफाई किया है अनारक्षित पद में, तो आपकी सूची वहीं पे शो करेगी और आपका कैटेगरी भी वहाँ पे वही हो जाएगा, यानी जनरल में आ जाएंगे आप।
आगे है परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। पहले तो 33% पहला जो होगा और 50% दूसरे पेपर में लाना अनिवार्य है। तो इसलिए दोनों में, और जो आरक्षण वाले हैं उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति को 45% निर्धारित किया गया है। तो प्रथम में आपको 33% लाना है और द्वितीय में 45 आरक्षण वालों के लिए और जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 50। इतना लाएंगे तब आपको सूची में शामिल किया जाएगा। यहाँ वही बात कही गई, अनारक्षित के लिए 50% और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य है। तो इतनी चीज़ें आपने देखी। और एक बात और कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सामान्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसके सारे प्रश्नों को हल करें ताकि आपके 33% अंक बने और आपका दूसरा पेपर जो है उसका मूल्यांकन हो सके। चलिए अब जो हमारा विषय है उसके बारे में देख लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पत्र 2 का पाठ्यक्रम, विषय हिंदी भाषा एवं साहित्य। इसमें कई पार्ट में दिए गए हैं, जैसे भाग का में है आपका हिंदी भाषा का साहित्य। हिंदी भाषा का साहित्य में हम देखेंगे अपभ्रंश, अवहट्ठ और पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं हमें जाननी है। दूसरा, मध्यकाल में अर्थात रीतिकाल और भक्तिकाल, मध्यकाल के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं। मध्यकाल में अवधी और ब्रज का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। तीसरा है 19वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। 19वीं सदी अर्थात ये आपका हो गया आधुनिक काल। आगे हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। ये टॉपिक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी और भी आप देख सकते हैं। इस पर मैंने पूरा 8 वीडियो बनाया है, संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। अगला जो है भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। फिर है हिंदी का तकनीकी एवं प्रायोजनिक विस्तार, जैसे हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। अगला है हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका पारस्परिक संबंध, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, और जो विशेष इसमें दिया है अलग से, झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय। इतनी चीज़ें आपकी आएंगी हिंदी भाषा का इतिहास में। इसका हम एक एक टॉपिक लेकर आप चलेंगे। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। यह सभी परीक्षाओं के लिए लगभग कॉमन ही होता है, जितना भी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी राज्य से आप भरते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे पहला जो टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, जहाँ से शुरुआत होती है। अगला है हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। तीसरा, हिंदी गद्य का विकास और 19वीं सदी का नवजागरण। चौथा है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जिसमें आपका आता है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत एवं गजल। इतने टॉपिक दिए गए हैं। आगे है हिंदी उपन्यास की परंपरा और यथार्थवाद, हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार। अगला हिंदी नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच, यानी उपन्यास, कहानी, नाटक। फिर आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक। इस एक तरह से ये गद्य विधाएं ही हैं जिन्हें हमें डीप में पढ़ना है। अगला है हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, संस्मरण, ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग्य, लघु कथा। ये हमें जो छोटी विधाएं हमारी हम जिन्हें कहते हैं उनमें से दी गई हैं। तो इनमें से जो टॉपिक दिए गए हैं उसे ही पढ़ेंगे। संस्मरण है, यहाँ पर ललित निबंध है, आत्मकथा है, व्यंग्य है, लघु कथा है, और एक विशेष झारखंड का हिंदी साहित्य भी पढ़ना है।
झारखंड में जो भी रचनाकार हैं, जिन भी विधाओं पर रचनाएं हुई हैं, वो सभी कुछ हमें पढ़ना है। आगे देखते हैं दूसरा जो इसमें टॉपिक है, पद्य कृतियाँ। पद्य कृतियों में किसकी किसकी कृतियों को शामिल किया गया है। पहले है कबीर। कबीर ग्रंथावली हमें पढ़नी है, जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है, और इसके प्रारंभिक 100 पद हमें पढ़ने हैं। 100 पद पढ़ने हैं, और इस पर बहुत जल्द ही हम मैटर तैयार कर रहे हैं कि परीक्षा के पहले हम इसे देख सकें। दूसरा सूरदास। सूरदास का जो है भ्रमर गीत सार है, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, और इसके प्रारंभिक 200 पद पढ़ने हैं हमें भ्रमर गीत सार से। तीसरा है तुलसीदास हैं। इनके रामचरितमानस से अयोध्या कांड पढ़ना है एवं कवितावली का से उत्तरकांड पढ़ना है। आगे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राग विराग इनका पढ़ना है, जिसका संपादन रामविलास शर्मा ने किया है, तथा इनकी लंबी कविताएं हैं राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। इन दोनों की भी व्याख्या और इनसे संबंधित प्रश्न हमें देखने हैं। अगला एक पद्य है इनका रामधारी सिंह दिनकर का है, कुरुक्षेत्र। इसे भी हमें एकदम अच्छे से देखना है। और ये जितना भी अभी तक हमने देखा पद्य कृतियाँ हैं, इससे संबंधित हम मैटर तैयार कर रहे हैं, और प्रयास रहेगा कि आपका जो है कबीर हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इन सभी से संबंधित जितना इसमें मैटर, जितनी टॉपिक दिए गए हैं, उसको हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। आगे जो गद्य कृतियाँ हैं उसमें देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा है, जयशंकर प्रसाद का स्कंद गुप्त, ये यहाँ आ गया है, इसको नहीं देखेंगे। स्कंद गुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का। मोहन राकेश का है आषाढ़ का एक दिन। प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल हमें पढ़ना है। गोदान और मैला आंचल ये सब लगभग बहुत सारे परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और प्रेमचंद का ही मानसरोवर भाग 1 से संबंधित सारी कहानियों को पढ़ना है हमें। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, उसे हम देखेंगे, और उसके कौन कौन से निबंध को देखेंगे ये दिया गया है। भाव और मनोविकार, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, इतनी चीज़ों को हमें अपने हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ना है। आशा करते हैं कि इस पाठ्यक्रम पूरी तरह से आप सभी को समझ में आ गया होगा, और आप अपने पाठ्यक्रम को देखते हुए ही तैयारी करें। यहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो पाठ हैं, जो मैटर है, उसे हम धीरे धीरे उपलब्ध करा रहे हैं। बाकी जो यहाँ पर पद्य कृतियाँ हैं उनकी शुरुआत भी हम जल्द ही कर रहे हैं। धन्यवाद।